नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हम लोग अपना जो ये इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट करेंगे और आपके साथ जो भी करंट अफेयर की जो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों से सुझाव मांगे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुझाव भी दिए, कुछ नए आइडिया भी दिए हैं। देखिए, हर जो उन्होंने आइडिया दिया है, जो आप लोगों ने आइडिया दिया, उनमें से बहुत सारे आइडिया ऐसे हैं जिसको इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज़ कुछ लिमिट हैं, कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो होना चाहिए। अपनी कुछ सीमाएं होती हैं हर चीज़ की, लेकिन सीमित संसाधनों में हम कितना बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे और जितना बेहतर हो सकेगा उतना बेहतर हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, लाइक जैसे मैंने कहा था कि हम लोग मार्च से करंट अफेयर का कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों ना जनवरी से स्टार्ट करें और रैपिडली वे में थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग कवर करते हुए चले और लगभग अप्रैल मई तक का जो भी हो सकेगा हम उसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो इसी वे में हम लोग चलेंगे। और दूसरा, अब क्योंकि कोई बोर्ड या डिजिटल बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसका सिंपल वे यही रहेगा कि लाइक मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करेंगे, कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई करनी है तो कॉपी पेन का होना मस्ट है। अब कोई कान में सिर्फ लीड लगा के और इन्जॉय के साथ एक लेक्चर को सुने, नहीं, ये कोई कथा नहीं है जिसको आप इन्जॉय के साथ सुनो। कॉपी पेन रखिए, नोट कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे उस पर मार्क कीजिए। हालांकि मैं वही चीज़ें कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरी बात, उसको रिवाइज कीजिए, एक बार लिखने के बाद उसको रिवाइज कीजिए, देखिए उसमें क्या कमी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप लोगों को ठीक लगे आप वहाँ पर मेरे को कर सकते हो, ठीक। और दूसरा, इस इनिशिएटिव का जो हम लोगों ने कहा था, जो इसका मेन मकसद एक और भी है, वो ये है कि मेंटली आप लोगों को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करना, क्योंकि लॉकडाउन है, अपने आप में इंसान हर कोई परेशान है, हम भी, आप भी, हर कोई परेशान है। तो कुछ ऐसी मोटिवेटेड कहानियाँ, कुछ ऐसा रियल में जो ऐसा कुछ घटित हुआ है, कुछ घटनाएं, तो उसको आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। और ये जो कहानियाँ, ये जो आपके साथ घटनाएं शेयर की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे इथिक्स के 4th पेपर के साथ भी इन चीज़ों का लिंक होगा, है ना। तो इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, इसको ऐसा मत समझिए कि एज ए कहानी के तौर पर सुन लिया और भूल गए। इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी आपके 4th पेपर जीएस में। जब इथिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं आप उसको आप देखोगे कि हाँ, ये मैंने तब पढ़ी थी, तब सुनी थी, तो आज मेरे लिए ये यूज़फुल हैं, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको, हम रैपिडली वे में चलेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें आपको साथ साथ समझाता चलूँगा कि आप इसको किस वे में समझिए, किस तरीके से इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है, उस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट बनाइए आप दोहा पैक्ट, DOHA, कतर की जो राजधानी है, दोहा पैक्ट। सिंपली यूपीएससी आपसे पूछ सकती है सिंपली कि हाल ही में चर्चा में रहा दोहा पैक्ट किससे संबंधित है ना। तो आपका ऑप्शन हो सकता है कि ये आपका ओपेक से संबंधित है, या भारत और कतर के बीच में कोई सैनिक समझौता हुआ है उससे रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये आपका जो पैक्ट हुआ है, ये यूएसए और तालिबान के बीच में बातचीत हुई है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है दोहा पैक्ट। अब इसके डिटेल में हमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि दोहा पैक्ट के अंदर क्या है, यूएसए ने क्या किया है, तालिबान ने क्या शर्त रखी है, ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। ना तो पीटी में ना मेंस में यूपीएससी ऐसा कभी नहीं पूछेगी। हाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यूएसए और तालिबान के बीच में संघर्ष का कारण क्या है ना। यूएसए और तालिबान के बीच में ये स्टोरी क्या है, स्टार्ट कैसे हुई है, कहाँ से चली है, और आज इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, आज इसकी क्या कंडीशन है। देखिए, यूएसए एंटर करता है अफ़गानिस्तान में 2001 में, जब
अमेरिका में जो सेंटर था उसमें प्लेन को क्रैश करवाया गया था, तो वहाँ से अमेरिका की एंट्रिंग होती है आपके अफ़गानिस्तान में। और तब से लेकर अमेरिका आज तक अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है, एक प्रकार से फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास कुछ भी विन करने का वहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो कुछ जीत ही नहीं पाया है। वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था आज घूम फिर के वहीं आ गया। ठीक है, पहले तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं अफ़गानिस्तान का विकास करने के लिए, और आज वही अमेरिका कहता है कि भाई हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा हित यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वो चीज़ हासिल कर ही नहीं सकते जिसका हम लोग सोच कर आए थे। ठीक है ना। यूएसए क्या चाहता था? यूएसए चाहता था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको कैप्चर कर ले। दूसरा, यहाँ के जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ आप उसको कन्वर्ट कर सको। तीसरा, आप मिडल ईस्ट में भी अपनी पकड़ को मजबूत रख सको, क्योंकि मिडल ईस्ट में अगर यूएसए का अलायंस देखें तो सऊदी अरब के साथ है, अच्छा खासा इजराइल के साथ है। तो अमेरिका ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे अलायंस कुछ अच्छे रहे, कुछ संबंध अच्छे रहे, ताकि रशिया का, चाइना का इस एरिया में थोड़ा प्रभाव कम हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। यूएसए घूम फिर कर एक सर्कल की तरह जहाँ से स्टार्ट हुआ था आज भी यूएसए वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, ये वही यूएसए है जो कल तक तालिबान को ये कहता था कि भाई हम लोग आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, हम एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होगी वहाँ की, हम लोग उसके साथ बातचीत करेंगे। और आज वही यूएसए तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए मजबूर है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तालिबान वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो तालिबान वहाँ का समूह है, वहाँ से गठित हुआ है, वहाँ से उठा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता का भी उनको समर्थन है। वहीं यूएसए को लोग ऐसा देखते हैं कि भाई ये फॉरेनर है, ये हमारा भला नहीं चाहते हैं, तो यूएसए को लोग इतना ज़्यादा प्यार वहाँ पर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हेट है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है यूएसए के खिलाफ। तो यूएसए चाहता है, और ट्रंप ने जब वोट लिए राष्ट्रपति के, तो भी ट्रंप ने यही प्रॉब्लम किया था कि मैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करूंगा, और हमारे सैनिक जो भी वहाँ पर है मैं उनको वापस लाऊंगा। अब चूँकि शायद नेक्स्ट ईयर यूएसए में फिर से राष्ट्रपति चुनाव है, तो यूएसए चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इसको निकलो और यहाँ से। लेकिन देखिए, इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है ना। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा वहाँ की आम जनता का। उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि आपको यूएसए की गवर्नमेंट चाहिए, आपको तालिबान चाहिए, या आपको वहाँ की कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट, हामिद करजाई की, अब्दुल्ला सईद की, जिसका भी है, जो भी है वहाँ पर, तो आपको किसकी गवर्नमेंट चाहिए? वो बेचारे चुनाव भी अगर वोट भी डालते हैं, तो जैसे अभी हामिद करजाई ने को एज ए वोट के तौर पर देखते हैं तो वहाँ पर जीत हुई है, लेकिन अब्दुल्ला जो वहाँ पर सेकंड उनके कंपटीटर थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं इसको लेजिटिमेट नहीं मानता। तो वहाँ पर दो पैरेलल गवर्नमेंट साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो यूएसए ने एक ऐसी सिचुएशन में तालिबान को यूएसए ने एक ऐसी सिचुएशन में अफ़गानिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो अफ़गानिस्तान की जनता पूरी तरह से मॉडर्न हो पाई है, और ना ही वो पूरी तरीके से बैकवर्ड जो जहाँ से वो स्टार्ट हुए थे वहाँ रह पाई। वो बीच में एक ट्रांजिशनल फेज में उनको पहुँचा के खड़ा कर दिया बस। अब वो निकलना चाहता है, जनता के साथ कुछ भी हो, वो चाहे तालिबान के सामने गिड़गिड़ाए या फिर वहाँ की गवर्नमेंट उनके साथ जो भी व्यवहार करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब के बीच में भारत क्या है, ये क्वेश्चन मेंस में हो सकता है कि यूएसए और तालिबान के कन्फ्लिक्ट के बीच में इंडिया की क्या स्थिति है। देखिए, इंडिया ने स्टार्टिंग से ही तालिबान को लेजिटिमेट नहीं माना है। इंडिया हमेशा कहता है कि हम लोग अगर बात करेंगे तो वहाँ की जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हम उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है ना। और बिल्कुल, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र है, खुद सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो बिल्कुल साफ तौर पर जिसको डेमोक्रेसी कह सकते तो वो इंडिया ही है सबसे बड़ी। और इंडिया खुद कहता है कि भाई हम लोग अपने जो हमारे सिद्धांत है, पंचशील के बुद्धा का सिद्धांत है, हम उसी को फॉलो करेंगे, और हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित हो। इसके लिए इंडिया क्या करता है वहाँ पर? इंडिया वहाँ के जो अधिकारी वर्ग है, जो सैनिक है, पुलिस, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देता है। हमारे इंडिया की मूवी, हमारे इंडिया का कल्चर वहाँ पर काफ़ी पसंद किया जाता है। हमारी मूवीज़ बहुत सारी वहाँ पर हिट है, काफ़ी देखते हैं लोग वहाँ पर।
तो इंडिया की एक वहाँ पर सॉफ्ट वैल्यू, सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इंडिया भी प्रयास में है इस तरीके से कि कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता के ड्रम में करके कुछ ना कुछ मीडिएशन करके अफ़गानिस्तान में पीस की प्रक्रिया को स्थापित किया जाए, ठीक। तो हमारा जो ये दोहा पैक्ट है ये आपका यूएसए और तालिबान के बीच में है, ठीक है। तो यूपीएससी सिंपल पूछ सकती है किससे रिलेट करता है आप, यूएसए और तालिबान के बीच, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका लेस्बोस आइलैंड, LESBOS आइलैंड, ठीक है ना। लेस्बोस आइलैंड या जिसे हम मिटिलिनी आइलैंड भी कहते हैं, MITILINI, मिटिलिनी आइलैंड, ठीक है। ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में क्या स्टोरी है। सबसे पहली बात इसमें आप नंबर 1 पॉइंट लिखिए, ये आपका ग्रीस के अंडर एक आइलैंड है, ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा ये आपका एजियन सी में है, ठीक है ना। ये दूसरा आपका एजियन सी में है जो मेडिटेरियन सी के ऊपर है, एजियन सी में है, आप मैप में देख लीजिएगा। और थर्ड तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें आप, ये ग्रीस और टर्की के बीच में आता है। ये जो आइलैंड है ये ग्रीस और टर्की के बीच में है और ये आपका किसके अधिकार क्षेत्र में है, ये आपका ग्रीस के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों चर्चा में आया है, इसका रीज़न यहाँ है कि यहाँ पर सीरिया के जो शरणार्थी है, सीरिया से जो बहुत सारे रिफ्यूजी हैं वो मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके इस आइलैंड के पास जाकर इकट्ठा हो गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में। और ये लोग चाहते हैं कि आप हमें यूरोप के अंदर एंटर करने दिया जाए, ठीक है ना। अब यूरोप की अपनी मांगे हैं, वो आप लोगों को पता है, यूरोप की कंट्री नहीं चाहती है कि जनता हमारे पास इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम ओवरलोड हो जाए, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। यूरोपियों की भी हालत बुरी है ना। यूरोप कंट्री जो एक टाइम में अपने आप को कहते थे कि हम एक प्रकार से सुपर पावर हैं, आज उनकी हालात भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनके पास भी संसाधनों की कमी होती जाने लग रही लगातार। और ग्रीस तो वो देश है जो अभी हाल ही में 2 साल पहले तक आर्थिक संकट से रूबरू हो रहा था, ठीक है ना। ग्रीस वो देश है। देखिए ग्रीस के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो ग्रीस एक प्रकार से आप सोचिए, ये जो इसकी समस्याएं हैं, आप लोगों ने 2-3 साल पहले पढ़ा होगा कि वहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता इतना बढ़ा दिया गया कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया है, लोग अपना बीच पे बैठ के आराम से बियर चिल करते हैं। इस तरह की खूब खबरें सामने आए, उनको अच्छा खासा सैलरी मिलती है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है, तो उनको कोई मतलब नहीं था। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो ग्रीस की समस्या है, ये 90 के दशक से स्टार्ट होती है, 90 के दशक से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बेहताशा खर्च किया, कोई लिमिट नहीं थी खर्चे करने की। तो उनका जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वो लगातार बढ़ता गया, मतलब जीडीपी के रेशियो में जो उनका ऋण है, जो उनका कर्ज है, वो लगातार बढ़ता गया। गवर्नमेंट ने अपना जितना ज़्यादा उसके लोगों को खर्च दिया, लोगों को पैसा दिया कि भाई उनका ये प्रयास था कि लोगों में डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसकी भी डिमांड की भी एक लिमिट तो होती है ना। आप कितनी डिमांड करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात, दूसरी बात जो वहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी मिस्टेक की वो की, वहाँ की गवर्नमेंट ने डाटा को मैनिपुलेट किया। उन्होंने लोगों को ये बताया कि नहीं भाई सब हालात सही हैं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, हम लोग कंट्रोल में कर लेंगे। वो धीरे धीरे डाटा मैनिपुलेट किया, जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो बढ़ा चढ़ा कर बताई गई, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि वास्तविक आंकड़े ना तो ग्रीस की जनता को और ना ही इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके सामने कभी भी आ पाए। और जिसके कारण क्या हुआ, उनको वहाँ क्राइसिस पैदा हो गए, ठीक, क्राइसिस पैदा हो गए, सामान वस्तुओं की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, वहाँ की करेंसी की कीमत कम होती चली गई, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब सवाल ये उठता है, आप लोगों ने जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी मेरे से, तो उनको पता होगा कि आप लोग कह सकते हो कि सर अगर ग्रीस के इतने ज़्यादा बुरे हालात थे तो ग्रीस ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो करेंसी को डिवैल्यूएट करता तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते, उसका प्रोडक्शन बढ़ता, लोगों को रोज़गार मिलता, तो वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती जो एक साइकिल होती है। लेकिन देखिए इसका सवाल ये, इसका आंसर ये है कि ग्रीस यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है और उसने मुद्रा को कौन सी को अपना रखा है, यूरो को। तो वो चाहकर भी अपनी खुद की करेंसी तो प्रिंट कर नहीं सकते हैं, उसको डिपेंड रहना पड़ेगा ईयू की पॉलिसीज़ के ऊपर। तो ईयू ने उसको
हालांकि ऐसा नहीं है कि ईयू ने उसका साथ नहीं दिया, यूरोपियन यूनियन ने उसको बहुत सारे पैसे दिए, बहुत सारी ग्रांट दी, बट उससे स्थिति इतनी ज़्यादा सुधार में नहीं आई है। और अभी लास्ट 2 साल पहले तक वहाँ पर ग्रांट दी गई है, और अब जाके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों ने अपने खर्चे को कंट्रोल किया है, बेरोजगारी भत्तों को कम किया है, बुजुर्गों की पेंशन को कम किया है। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने अपने हाथ को बंद करना स्टार्ट किया है, और अपने बजट में जो उनका हमेशा घाटे का बजट होता था उसको पॉजिटिव में बजट लाने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया है। तो एक ग्रीस का एक मोटा मोटा आपके सामने है, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट बनाइए आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन अभी ये हाल ही में चर्चा में रहा। देखिए जो इसकी स्थापना थी वो इसकी स्थापना हुई 1918 में, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्वतंत्रता के बाद बना, पंचवर्षीय योजना के अंडर में बना, तीसरी पंचवर्षीय जो कुछ भी कह सकती है यूपीएससी। तो आपको याद रखना है इसका आपका बना है 1918 में, ठीक है ना। और पहले ये कन्नूर तमिलनाडु में था। कहाँ था? कन्नूर तमिलनाडु में। इसको बाद में हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। तो आज की फ़िलहाल की कंडीशन में, सिचुएशन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आपका हैदराबाद में है। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में, ICMR के अंतर्गत ये काम करता है। और ICMR किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में, ठीक है। तो यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका पर्पज़ तो वही रहेगा, सबको पता है कि क्या है, हमारे पोषण के जो लेवल है उसको बढ़ाना, है ना, कुपोषण की समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक कुछ नवोन्मेष, कुछ इनोवेट करने का प्रयास करना, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप सब लोगों को पता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। काफ़ी चर्चा में रहा है ये। कोविड-19 के चक्कर में सब कुछ मत भूल जाना कि देश में और भी कुछ चल रहा है ना। हमारे लिए ये भूलना जायज़ नहीं है और हम इसके हकदार भी नहीं हैं। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NRCP, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट का क्या प्रयास है? सॉरी, इसके अंदर गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि 2030 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2030 तक भारत से पूरी तरीके से रेबीज़ को समाप्त कर देना है ना। भारत से भी और ग्लोबली WHO का भी यही प्रयास है कि वैश्विक स्तर पर 2030 तक रेबीज़ के जो मामले हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देना है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इसको हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। 12 5-ईयर प्लान आपका 2012 से लेकर 2017 तक का जो प्लान था उसके अंडर इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें आप, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है ना। वो कह दे कि किसको हेल्थ मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कराती है, नोडल एजेंसी इसकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, या किसी और भी डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल आपकी इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट छोटा सा नोट बना के लिख लीजिएगा। रेबीज़ ये तो सबको पता है कि ये वायरस से फैलता है, ठीक है ना। सेकंड, ये वायरल डिजीज़ है, मतलब संक्रमण हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? तीसरा पॉइंट ये है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल और ह्यूमन बीइंग में फैलता है या वहाँ से जनरेट होता है, मतलब गर्म खून वाले जो पशु हैं और इंसान हैं उनमें ये फैल सकता है, और पशुओं से तो ये आता ही है। और नंबर 4 पॉइंट भी बनाइए आप, नंबर 4 पॉइंट बनाइए। और ये जूनोटिक डिजीज़ है, जूनोटिक ZOONATIC जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब क्या है? जो पशुओं से इंसानों में फैल सकता है। रेबीज़ का सबको पता है, कुत्ते के काटने से रेबीज़ फैल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, 12वें प्लान में ये इसको शामिल किया गया, तो पंचवर्षीय योजना में 2030 तक इसको वर्ल्ड लेवल पर पूरी तरीके से समाप्त करना है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसकी नोडल एजेंसी है। और
रेबीज़ क्या है? एक वायरस से जनरेट होने वाला रोग है और एक वायरल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल और ह्यूमन बीइंग में भी फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए आप एक पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट एक हाल ही में सुर्खियों में काफ़ी रहा है, उसका नाम है द वंस ओनली प्रिंसिपल। द वंस ONCE वंस ओनली प्रिंसिपल। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है। हाल ही में चर्चा में रहा द वंस ओनली प्रिंसिपल, जो ये है किससे संबंधित है? ठीक है, तो पहली बात यह यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, यह यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। दूसरा, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वहाँ के जो नागरिक है और वहाँ के जो कमर्शियल फर्म है, व्यावसायिक जो इकाइयाँ हैं, उन्हें केवल एक बार, मतलब साल में एक बार या जैसे भी उन लोगों का एक बार है, 5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, कभी भी उन्हें केवल एक बार जो वहाँ की पब्लिक ऑफिसर हैं, जो वहाँ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको डाटा प्रदान करना पड़ेगा। मतलब अपने से जुड़ा हुआ डाटा, जो भी जानकारी गवर्नमेंट मांगती है, उसको केवल एक बार उनको शेयर करना उनके लिए बाध्य है, अदरवाइज उनके लिए कोई भी उसका मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना, नागरिक और व्यवसाय केवल एक बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो द वंस ओनली प्रिंसिपल किससे रिलेट करता है? ये आपका EU से रिलेट करता है और ये नागरिक और व्यवसाय, इसके अंतर्गत क्या है कि नागरिक और व्यवसाय केवल एक बार सार्वजनिक प्रशासन को अपना डाटा प्रदान करेंगे। बस सिंपल पूछ लेगी यूपीएससी द वंस ओनली प्रिंसिपल किससे रिलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए EU से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप। देखिए बाकी है तो ये मेंस का, लेकिन यूपीएससी का कोई पता नहीं है। आजकल यूपीएससी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रखकर उसको मेंस के टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि इसके क्या पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या इसके नेगेटिव रहेंगे। ठीक है ना, तो इससे पूछ सकती है। तो पिछले साल जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो हुई है ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन को छोड़कर अपने को आपको अलग कर लेना। ठीक है, ब्रेग्जिट। अब सवाल उठ सकता है कि यूपीएससी सिंपल पूछ ले आपसे कि ब्रेग्जिट के भारत पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, बाकी पूछ ले, कोई पता नहीं है, सर्वे सर्वा वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इस पर रोक थोड़ा लगा सकते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाइए कि ब्रेग्जिट के भारत पर क्या प्रभाव पड़े हैं। सिंपल, ठीक है, पहला लिखिए क्या प्रभाव पड़ा है। आप लोग खुद भी सोच सकते हो कि ब्रेग्जिट से अगर ब्रिटेन EU से बाहर होता है तो ब्रिटेन की जो पौंड की कीमत है, ब्रिटेन की जो पौंड की कीमत है वो कम हो जाएगी और इससे हमारे आयात बिल कम होंगे। पौंड की कीमत कम क्यों होगी? क्योंकि वहाँ की जो भी इंडस्ट्री हैं जिन्होंने EU का करके ब्रिटेन के ऊपर पैसे लगा रखे थे, वो अपने पैसे को बाहर निकालेगी। ठीक है ना, वो डॉलर में पैसा मांगेगी, या इंडिया की रुपये ने लगाया तो इंडिया की कंपनी लगाए तो वो रुपये में पैसा मांगेगी अपना वापस। तो पौंड की कीमत, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। पौंड की डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण भारत जो ब्रिटेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो हमारे आयात बिल सस्ते हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि दुनिया भर के निवेशक, दुनिया भर के जो भी इन्वेस्टर हैं, ऐसे अशांत माहौल में एक ऐसी कंट्री की तलाश करेंगे जहाँ का इन्वायरमेंट पॉलिटिकली, राजनीतिक लेवल पर पूरी तरह से स्टेबल हो, जैसे इंडिया का। तो भारत के लिए इसका अवसर क्या हो सकता है कि भारत एक इन्वेस्टर, एक अच्छी जगह हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो यहाँ पर आकर्षित हो सकते हैं। जैसा अभी कोविड-19 के कारण बहुत सारी कंपनियां चाइना को छोड़कर दूसरे देशों की जगह जो ढूंढ रही है कि भाई हम वहाँ पर अपने प्लांट लगाएंगे। तो भारत सरकार का प्रयास क्या है? 2-3 दिन से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि भारत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि आप आइए और हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। मेक इन इंडिया तो हमारा है ही, आप लोगों को पता ही, उसका उद्देश्य ही यही है। ठीक, तीसरा इसका क्या पॉजिटिव रहेगा कि भारत और ब्रिटेन के बायलैटरल जो हमारा संबंध है, रिलेशनशिप है, वो मजबूत होंगे। क्योंकि आज तक भारत शायद EU के करके कुछ उसको छूट मिलती होगी या उसके साथ कुछ उसके मैरिट डीमेरिट्स कुछ जुड़े होंगे। अब चूंकि ब्रिटेन अलग हो गया है तो भारत अब अपने लेवल पर उसके साथ बारगेनिंग या जो भी उसके साथ कर सकता है। ठीक है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध आपके मजबूत होंगे। ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट
भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए चर्चा के लिए अब पूरी तरह से ब्रिटेन और भारत स्वतंत्र है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत अब प्रयास कर सकता है ब्रिटेन के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक इसका मतलब नहीं है और भारत प्रयास कर सकता है। ठीक, अब इसके नेगेटिव क्या पॉइंट हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट भी तो देखने हैं ना। नेगेटिव पॉइंट होंगे आपके कि डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी। अब अब कोई कंपनी है जिसने बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो ब्रिटेन से निकलना चाहती है क्योंकि ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर पॉलिटिकली या इन्वायरमेंटली वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कम है, तो वहाँ से वो पैसा निकालेगी। पैसा इंटरनेशनल मार्केट में किस में निकालते हैं? डॉलर में। तो डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है, जिसके कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे रुपए की कीमत कम हो सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जो फॉरेन करेंसी है उसका भारत से एग्जिट हो सकता है। फॉरेन करेंसी का भारत से एग्जिट हो सकता है। ठीक है ना। फॉरेन करेंसी जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा वो अपना पैसा यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं और कहीं पर लगाने के लिए। ठीक है, विदेशी पूंजी का भारत से एग्जिट हो सकता है। ठीक, क्योंकि कोई और अगर अच्छा ऑफर देता होगा तो हो सकता है कि वो ब्रिटेन से बेचकर उसने भारत में लगाया होगा, तो भारत से निकाल कर वो और कहीं भी लगा सकता है। ठीक है ना। यूएस से अगर आपको अच्छा देगा तो आप वहाँ चले जाओगे, इन्वेस्टर के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं। ठीक है ना। और तीसरा कि अभी जो पौंड का जो गिरता मूल्य है, जो उसका रेट है, पौंड का जो वैल्यू डाउन चल रही है, जो गिरती हुई रेट है, उसके कारण हमारे साथ जो भारत ने ब्रिटेन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा भी साबित हो सकते हैं। कुछ पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। तो सिंपल शब्दों में आप इसको लिख सकते हो कि पौंड का गिरता हुआ मूल्य कई मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से चीज़ें चलेंगी। ठीक है ना, आपको पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट बनाते हैं, DERX। इसको आप कैसे लिखेंगे? RAI एक बीच में कोमा देकर ऐसा उसको X करके लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये DRDO ने बनाया है। पहली बात ये DRDO ने बनाया है, और दूसरी बात ये एक एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस मतलब कहीं पर भी सुरंग वगैरह में, ये आप लोगों ने नक्सल की घटनाएं सुनी होंगी, वो लोग रोड वगैरह पे लगा देते हैं बम, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है। कौन सा? RADARX। ठीक, सिंपल है, DRDO के अंडर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये वो चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, है ना। ये वो चीज़ें हैं, बिल्कुल आप लोगों को पता ही है हम लोग किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये वो चीज़ें जो हमेशा न्यूज़ में रही हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम जनवरी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए अब आप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2020 AV2। 2020 AV2, वी के नीचे 2। ठीक है, ये क्या है? ये पहला एस्ट्रॉइड है। इट इज़ द फर्स्ट एस्ट्रॉइड फाउंड इन द ऑर्बिट एंटायरली विद इन द ऑर्बिट ऑफ वेनस। मतलब शुक्र ग्रह की कक्षा में पूरी तरीके से